तो 133 के कैंडिडेट्स अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एसीसी एग्ज़ाम के लिए ओनली 4 दिन हैं आपके पास, जिसमें आपको जो पढ़ सकते हैं वो आपको इस टाइम पे रिवाइज करना होगा। और फिजिक्स को लेके काफ़ी लोग परेशान थे कि फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स में पता नहीं चल रहा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, सेम करंट अफेयर्स की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बट आपको ये 4 दिन ना मेहनत करनी होगी। यदि आप इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हमें, तो आपके लिए ये मैं श्योरिटी ले रहा हूँ कि आपको इस 4 दिन में इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा पहले क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम और कॉपर दिया गया है। तो इसमें से जो आपकी सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन यदि हम तुलना करेंगे सिल्वर और कॉपर में तो सिल्वर विल बी दी बेस्ट, ठीक है। कॉपर सेकंड नंबर पर आपका आएगा। लेकिन ये किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है? तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिल्वर हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो सिल्वर की जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी वजह से ये बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। फिर आप कहेंगे कि वायर क्यों नहीं बनाए जाते सिल्वर के? क्योंकि ये महंगा पड़ता है, इसलिए कॉपर यूज किया जाता है। आपके जो इलेक्ट्रिक वायर है, नॉर्मल जो भी आपकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनमें आप कॉपर का यूज करते हैं। आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में। तो किस चीज़ से रिलेटेड किया था? क्योंकि उस टाइम पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए इनको प्रोवाइड किया गया था कौन सा अवार्ड? आपका नोबेल प्राइज अवार्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई भी मेटल है उस पर इलेक्ट्रॉन्स को गिराई को लाइट डाली जाएगी, लाइट को यदि आप किसी मेटल पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। कल की जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ था आपका करंट अफेयर्स का 2025 का, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है और डेली इंपॉर्टेंट क्विज कंडक्ट हो रही है। तो क्विज को जरूर अटेंड करें, इससे आपकी तैयारी भी पता चलेगी, साथ में आपके क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप वहां देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब में यूरेनियम का यूज किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा वार का एरा चल रहा था, तो उस टाइम पे यूरेनियम की बात हो रही थी, एटम बॉम्ब की बात हो रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही थी। तो उसमें क्या यूज होता है आपका? द मोस्ट कॉमनली यूज फिजिबल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन एप्लीकेशन हैज बीन यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। लेस कॉमनली यूज्ड हैज बीन यूरेनियम 233। यूरेनियम जो 233 है वो कम यूज होता है, लेकिन यूरेनियम 235 सबसे ज़्यादा यूज होता है। दी एटॉमिक लेयर्स विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स आर कॉल्ड। आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो किस लेयर से टकरा के वापस आती हैं? तो आयनोस्फीयर जो होता है, जिसमें आयंस होते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है, इससे टकरा कर आ जाती है। आयनोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। इट्स लोकेटेड इज द अपर एटमोस्फीयर। सबसे ऊपर आपकी अपर एटमोस्फीयर में रहेगी। बिटवीन 80 to 600 किलोमीटर रहता है आपका आयनोस्फीयर। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर ओजोन जो आपकी लेयर है किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है आपका एसीसी एग्जाम में। एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी बाय। एसी को डीसी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। जो एसी करंट है उसको डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो रेक्टिफायर इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर यूज्ड इन पावर सप्लाईज टू प्रोवाइड स्टेबल डीसी वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दी अर्थ। यदि अर्थ की तुलना करें हम सन के साथ में, तो सन का साइज कितना बड़ा है? तो 109 टाइम्स है, ठीक है। विच वन ऑफ दिस इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पिकोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर की बात की गई। तो इसमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यहाँ पे जो पिकोमीटर है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है।
पिकोमीटर आपका एज अ माइक्रोमीटर, उससे छोटा फिर पिकोमीटर। तो ये एक यूनिट ऑफ लेंथ है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर ऑल आर इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्विज आपकी डेली कंडक्ट होती है, तो टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको मिलेंगे, क्विज भी मिलेगी और इनका पीडीएफ भी मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल यूज फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन। अभी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कौन सा मटेरियल है, तो लेड मेटल यूज की जाती है किसके लिए? मटेरियल के आपका जो रेडिएशन है उसको रोकने के लिए। यहाँ पे सी सही आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। इसका रीजन क्या है कि लीड में हाईली इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ रेडिएशन, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज्ड टू डिजाइन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो आपके रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें लीड यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, लीड। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन दी विच प्रिंसिपल? तो आपके जो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं पास्कल के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन 1647 फ्रेंच साइंटिस्ट हुआ करते थे पास्कल, जिन्होंने डिस्कवर किया कि वाटर एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जिसका वजह से हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए गए किस प्रिंसिपल पे ये आधारित है? पास्कल के प्रिंसिपल पे। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बेट्स? आपकी जो चमगादड़ हैं वो किस प्रिंसिपल का यूज करती हैं? तो सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके थ्रू ये कोई भी इंसेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको सर्च कर सकती हैं। सरफेस ऑफ द वाटर सच एज अदर वेसल्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो अंडर वाटर सबमरीन हैं उनमें भी सोनार यूज किया जाता है। कम्युनिकेट विथ डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, और अंडर वाटर सरफेस में जो वाटर के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, उनको फाइंड करने के लिए भी सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी स्फेरिकल? आपने देखा होगा जो बारिश की बूंद रहती है वो स्फेरिकल रहती है, तो वो किस कारण से रहती है? कौन सा वहाँ पे फिनोमेना है? तो सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर ड्रॉप है वो स्फेरिकल रहती है। नेक्स्ट, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एन इन्वेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी? तो इन्होंने एफएम रेडियो की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ एफएम रेडियो भी बोला जाता है। कब की थी? 1890 में की थी, ठीक है। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की खोज भी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एलईओ? एलईओ का फुल फॉर्म क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। तो उसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेबल रेंज है वो क्या है? 160 to 2000 किलोमीटर। दिस रेंज इज कॉमनली यूज्ड एज एक्सेप्टेड इन दी कंस्ट्रक्ट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट विद इन दी अर्थ के एटमोस्फेयर के जो ऑर्बिट रहते हैं वो इसी रेंज में रहते हैं। इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर द कॉमन लाइन विच इज ऑफन यूज टू बाउंड्री ऑफ स्पेस टू अराउंड 2000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। जो नाइट विजन डिवाइस है उनमें कॉमनली कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं? तो इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती हैं नाइट विजन डिवाइस में, ठीक है। एक्टिव इंफ्रारेड नाइट विजन कंबाइंस इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन फॉर स्पेक्ट्रल रेंज 700 से 1000 नॉटिकल माइल जस्ट बिलो द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन आइज विच सीसीडी कैमरा सेंसिटिव टू दिस? तो इंफ्रारेड क्या होगी? जैसे कि आपका वॉयलेट है और यहाँ पर रेड है, तो रेड के आगे की जो लाइट होती है उनको इंफ्रारेड बोला जाता है, आईआर लाइट। और वॉयलेट के नीचे की जो लाइन रहती है जिनका वेवलेंथ नीचे आता है आपके वॉयलेट से, उनको बोला जाता है अल्ट्रा वॉयलेट। और सेंटर में आपका विजिबल लाइट रहती है वॉयलेट से रह के रेड तक। तो रेड के आगे की जो वेवलेंथ होगी उसको इंफ्रारेड वेव्स बोला जाता है। तो आईआर में वही यूज की जाती है। आपने देखा होगा हीट डिटेक्शन जिसके थ्रू होता है, क्योंकि आईआर क्या है? एक टाइप की हीट है, हीट में आईआर लाइट होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई फिजिकल यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी? तो डायनेमिक विस्कोसिटी को पास्कल सेकेंड में मेजर किया जाता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर, ये फॉर्मूला है आपका किसका? डायनेमिक विस्कोसिटी का। What will be the effect of the value of acceleration due to gravity at the poles if the rate of rotation of earth increase? तो आपका यदि अर्थ का रोटेशन इंक्रीज हो जाता है तो उस पे पोल पे क्या इफेक्ट रहेगा? तो आपके जो पोल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, नो इफेक्ट, यहाँ पे गलत है। इफ़ द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन
अर्थ का रोटेशन क्या है, जैसे ही बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी ऑल द प्लेसेस ऑफ सरफेस, लेकिन पोल पर नहीं होगी, क्योंकि पोल आपके जो है टॉप ऑफ द अर्थ हैं, जिससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट। 134 का आपका फुल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी लाइव क्लासेस डेली कंडक्ट होंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो भी क्लास आपकी चल रही है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, वीडियो पैकेज भी आपको मिल रहा है। तो ये फुल कोर्स आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन पे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8120745966। नेक्स्ट, व्हेन विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज मिनिमम। कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें हाइट ऑफ वाटर मिनिमम कब होगी। तो आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो टेम्परेचर से रिगार्डिंग है, मतलब डेंसिटी से। और आपने सुना ही होगा, एक फैक्ट आपको याद रखना होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। हाइयर डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी जो हाइट है वो मिनिमम होगी। रेसिप्रोकल होती है कैपिलरी ट्यूब की हाइट टू दी डेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे ही डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कैपिलरी ट्यूब की हाइट मिनिमम होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फ्लूइड हैज दी हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो पहले आप ये जान लीजिए विस्कोसिटी क्या होता है। जब दो लिक्विड आपस में फ्लो कर रहे हैं तो उसको बहने में जो अपोजिट में फोर्स लग रहा है, उसको बहने से जो रोक रहा है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। दो सरफेस के बीच का एक टेंशन रहता है, ठीक है। जिस तरह से फ्रिक्शन होता है, सेम वे में लिक्विड के लिए वो विस्कोसिटी होती है। तो कौन सी यहाँ पे 4 चीज़ें जिनमें बहने में मतलब फैलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हनी काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, तो हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लूइड आपकी वाटर की 1 होती है, हनी की 200 होती है, ब्लड की 2.7 होती है, एयर की 0.017। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ दिस डायोड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो आपने सुना ही होगा लाइट इमिटिंग डायोड, आपकी जो LED वगैरह आ रही हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका बी। दी एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच। तो आपने सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होता है, 0 डिग्री केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन एकदम फ्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बहना मोमेंट करना बंद कर देते हैं। मॉलिक्यूल मैटर्स आपकी जो मैटर्स है उसमें मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ए, मॉलिक्यूल मोशन इन अगेंस्ट वुड सीज। लेकिन यदि आप बात करें कि 0 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना होगा एब्सोल्यूट जीरो। तो सेल्सियस में कितना होगा, -270 डिग्री 0.15 डिग्री, ये आपका रहेगा सेल्सियस में, क्योंकि जीरो एब्सोल्यूट जीरो से ही रिलेशन आता है केल्विन का प्लस सेल्सियस का। यदि आपसे कोई बोले कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कर देना है, 270 डिग्री प्लस कर देना है, जिससे कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन की जाती है। तो पिच मतलब क्या, उसकी पावर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिसाइड करती है किसको, पिच को डिसाइड करती है, ठीक है। और आपका जो एम्पलीट्यूड है ये पावर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी टाइम्स वो सर्कल बन रहा है आपका साइनोसॉइडल वेव्स में। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब कोई भी चीज़ हम यहाँ से फेंकेंगे तो अर्थ सरफेस से बाहर चला जाएगा, वापस आपके अर्थ पर लौट के नहीं आएगा, उसको एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। तो कितनी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर चला जाएगा। लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर रे इज। लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर कौन सी आपकी, अल्फा रे हैं, वो लीस्ट पेनेट्रेटिंग है, क्योंकि अल्फा रे हैव हाई आयोनाइज पावर बट इट इज डिफिकल्ट देम टू पेनेट्रेट मैटर थोरोली। दिस इज बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर लाइकली टू आयोनाइज द फर्स्ट थिंग दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस, दे होल्ड अ स्मॉल रेंज ऑफ पेनेट्रेटिंग पावर।
बीटा रे हैव इंटरमीडिएट पावर एंड जबकि गामा रे और एक्स रे में मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है। तो सबसे कम है आपकी अल्फ़ा में, उसके बाद में बीटा में है, उसके बाद गामा, देन एक्स रे में सबसे ज़्यादा है। 1922 में नील्स बोर जो थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इनको फिजिक्स के लिए दिया गया था, जिसमें इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड की थी, जो कि डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट थे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम आपका क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी का यदि प्रोडक्ट कर दें तो उसको बोला जाता है मोमेंटम। तो मास क्या होता है आपका? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया इसका? बी। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस क्या होती है? जो मैंने बात की थी पावर, लाउडनेस कितनी लाउड है वॉइस, वो किससे पता चलेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, पिच फ्रिक्वेंसी से पता चलेगी। तो आपका जो एम्पलीट्यूड है उससे पता चल जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड। आपको बताना होगा ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ऑडिबल साउंड है, किस फ्रिक्वेंसी से लेके किस फ्रिक्वेंसी तक ह्यूमन बॉडी अच्छे से सुन सकती है। दी स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के काम करता है? तो हुक्स लॉ पे काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस मतलब जब भी कोई न्यूटन में आपने मीटर देखा होगा या फिर स्प्रिंग बैलेंस, दोनों सेम है। एक बेइंग स्केल होता है जो आपने देखा होगा, लटका के किसी का वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग में लटका के। तो स्प्रिंग में जितना भी टेंशन होगा वो उस बॉडी के मास के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है आपके हुक लॉ पे काम करता है। विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट? बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। और अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था कि ह्यूमन बॉडी की साउंड कैपेसिटी क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकता है एक ह्यूमन बीइंग, जिसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट? मैग्नेट में क्या होती है? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल होती है। किसके द्वारा ड्राइव किया गया था? माइकल फैराडे के द्वारा ये ड्राइव किया गया था, ठीक है। इन्होंने लाइंस बनाई जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर उनकी डायरेक्शन होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड? अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है 162 2000। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मास इज द इक्विवेलेंट टू एनर्जी ई गिवन बाय द रिलेशन ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड इन 1921 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम किया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ई बराबर mc स्क्वायर। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड टू जेम स्टोन इंडस्ट्री टू चेंज द व्हाइट टोपाज तो ब्लू टोपाज? तो ये एक टाइप का नग होता है, जैसे आपने पुखराज सुना होगा वैसे टोपाज होता है। तो व्हाइट टोपाज को ब्लू टोपाज में कन्वर्ट करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज, आपका कहीं भी कोई चीज़ रखी हुई है तो उसमें जो एनर्जी रहेगी उसको बोलते हैं हम कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी एंड द एनर्जी मोशन के द्वारा जो एनर्जी आएगी उसको काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर वंडर वॉल फोर्स टू बी एक्ट? तो जब कोई मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन होता है बिटवीन द चार्ज मॉलिक्यूल्स को, तो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स बोला जाता है। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ही आपका क्या होता है? वंडर वॉल फोर्स होता है। और 10 to 9 मीटर उसकी रेंज होनी चाहिए किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूल्स की। यदि उनके बीच में इतना सेपरेशन होना चाहिए तब ये फोर्स आपका काम करता है। बाकी इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो क्या होता है? वीक होता है। दीज फोर्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। What do we call the cell that convert the potential energy from a fuel into electricity? तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू अ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बाय हाइड्रोजन फ्यूल विथ ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है? आपका जो फ्यूल होते हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है।
विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक ऑफ अ मिरर, मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसमें आपकी रे जाती है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके पैरेलल वे में वापस आ जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डू वी गेट व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डॉप्ड विद अ ग्रुप 3 एलिमेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, थोड़ा आपको लॉजिक लगाना होगा। तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यदि इनको हम मिलाते हैं सिलिकॉन के साथ में तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। तो यदि हम 3 टाइप के सेमीकंडक्टर को इसमें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को आपको मिलाना होगा। ग्रुप 5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनकी बैलेंस कितना हो, 5 नंबर्स हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रोफोन। तो आप देखो माइक्रोफोन क्या होता है, आप यहाँ से बोल रहे हैं और उसको वो स्पीकर के थ्रू निकालता है, मतलब आप यहाँ से बोलेंगे तो उसको क्या होगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जो आपका लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो साउंड को आपका कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोफोन बोलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, क्योंकि ये वेव्स जो हैं अर्थ एटमॉस्फेयर से भी पास हो जाती हैं, उसको भी पेनेट्रेट कर देती हैं माइक्रोवेव। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इन दी एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेस विल एंटर। तो हमने देखा है कि जो यूवी रेस होती हैं वो ओजोन ब्लॉक करती है, यदि ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो यूवी रे आकर हमारे बॉडी को हार्म करेगी। ओजोन का फॉर्मूला है O3। जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि किस लेयर में पाई जाती है ओजोन, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। साउंड हैविंग 20 हर्ट्ज 20K हर्ट्ज आल्सो नॉन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक जो आपका साउंड होगा वो 20 हर्ट्ज से कम होगा, और जो आपका अल्ट्रा साउंड होगा वो 20,000 से ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, ड्राई एयर, ग्रेफाइट, केरोसिन। तो यहाँ पे ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर गुड कंडक्टर। आ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन, ये हमने डिस्कस कर लिया है, सरफेस टेंशन की वजह से स्पेरिकल रहता है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल दी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा जाए। तो आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन। तो आपने पढ़ रखा ही होगा मिराज, मृग मरीचिका जिसको बोला जाता है, दूर से रिफ्रैक्शन के कारण ये एक्टिविटी होती है, आपको वहाँ पे पानी या वाटर पूल विजिबल होगा लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, मिराज। मिराज में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। और रीजन क्या है मिराज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैथोड रे व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल कॉज इमिशन ऑफ। जब आप कैथोड रे किसी मेटल पर गिराएंगे तो वहाँ से एक्सरे निकलती है, ठीक है। जब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है, कैथोड रे आर इसेंशियली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गिराया जाता है एक मेटल शीट पर, तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज। यदि हम चार्ज की बात करें तो फोर्स पर यूनिट मतलब F अपॉन में Q क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका आंसर होगा। यदि आप क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है पर यूनिट में उसको करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, F अपॉन में Q। और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो जो आपकी कंडक्टा होती है, कंडक्टेंस, चालकता, उसको हम मेजर करते हैं सीमेंस में। बाकी दो और यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक सस्पेंस एंड इलेक्ट्रिक एडमिटेंस, ये दोनों की यूनिट भी सीमेंस होती है, जो कि एक ऐसा यूनिट है।
प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर, आपका यदि प्योर वाटर है तो वो बैड कंडक्टर होगा क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। लैक ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ड्यू टू दी फ्रीली आयन उसमें नहीं है, इसकी वजह से वो बैड कंडक्टर है। 134 का न्यू बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो लास्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। बुकलेट्स आपको चाहिए इस तरह के, PYQ MCQ आपको मिलेंगे, थ्योरी सारी मिलेगी, सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें ऑर्डर करने के लिए सेम आपको ये व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, फ्री शिपिंग के साथ में आपको फास्ट डिलीवरी में ये बुक आपको मिल जाएंगी। तो बाकी के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आपको बस साथ देना है और पढ़ाई करते रहना है लास्ट के 4 दिन जो बचे हैं उसमें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।